हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूं। आपसे स्टूडेंट को पार्ट 1 के अंदर में मैंने सारे आपके एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने पार्ट 2 के अंदर आपसे स्टूडेंट को 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अब हमारे पार्ट हमारे जो क्वेश्चन बच गए हैं वह हमारे 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, और सभी के सभी जो आपके पार्ट्स हैं 20-20 मिनट वाले हैं। सभी के सभी 20-20 मिनट के हैं, लंबे लंबे नहीं है। ये नहीं कि 30-40 मिनट के एक एक पार्ट हो, ऐसा नहीं है। 20-20 मिनट वाले छोटे छोटे हैं, जिससे कि हमारे को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्लास में भी मजा है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके 4-5 वाले मार्क्स क्वेश्चन बच गए थे और जो आपको मैं 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ वे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं, ये सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन आने की संभावना है, इनके बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप को मैं करा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन का आंसर ना कम से कम 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और वीडियो का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो आपके स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम जो है वह बेकार जा सकता है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो में जो वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि मैं आपको जितने भी इस, इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी। ठीक है, यही सब आएंगे, जो मैं आपको करा रहा हूँ वही आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने में। हमने पिछली क्लास में ना 25 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे को 26 तक क्वेश्चन हमारे को ज्ञात करना है। हवादार रसोई, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हवादार रसोई की कोई 4 प्रमुख भूमिकाएं बताइए। ठीक है, हवादार जो रसोई होता है उसकी 4 भूमिकाएं बताना है। ठीक है, तो हवादार मतलब कि जिसमें जिस भी रसोई के अंदर में बंद नहीं रहता। ठीक है, जो रसोई बंद नहीं रहता, खुला रहता है, हवा आते रहता है, तो उसके रसोई के क्या फायदे होते हैं हमारे को बात करना है। चलो करते हैं। तो इसके पहले इसका आंसर आप 4 पॉइंट लिखने हैं। इसके अंदर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है और आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। चलो करते हैं। तो पहला आप लिखेंगे हम नमी और उमस। ठीक है, उमस, नमी और उमस को कम करता है। हवादार जो रहता है हमारा नमी, जो हमारा नमी होता है ना, नमी जैसे कि भाप वाप बनता है, जैसे बंद रहेगा तो भाप ज्यादा से ज्यादा भाप कहाँ जाएगा, वही दीवारों पे जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो नमी और उमस, ठीक है, उमस मतलब गर्मी, गर्माहट, उसका क्या करता है, कम करता है। ठीक है, दूसरा आप लिखो खाना पकाने की गंध और सुगंध और धुएं को दूर करता है, ये फायदा हो गया। तीसरा आपका तापमान को नियंत्रित करता है। आप बंद कमरा रहेगा, बंद किचन रहेगा तो तापमान भी गर्मी रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। तो हवादार रहेगा, खिड़की वाला रहेगा, आपका रसोई खिड़की वाला रहेगा तो बहुत बढ़िया है। आपका आएगा वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। वायु अब आप उसमें अब आपका रसोई खुला है, खिड़की वाला है, ठीक है, खुलेदार है, तो आपका क्या रहेगा, वहां पे ताजी ताजी हवा भी आती रहेगी। ठीक है, तो ये संघनन को रोकता है। संघनन मतलब कि पानी बनने को, जैसे कि भाप आपके किचन के अंदर में आपका जो निकलता है भाप निकलता है। ठीक है, और भाप अंदर में रहेगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो हवा लगेगा ना, तो जैसे हवा लगेगा तो भाप ना पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब कि भाप आपके अंदर रहेगा नहीं और पानी पानी आपके किचन के अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसका फायदा आएगा। ठीक है, तो कोई भी 4 आपको लिखना है, 6 यहाँ पर लिखे पड़े हुए हैं, 4 लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 का हमारा का हैगा, किशोर अवस्था के दौरान लड़के लड़कियां दोनों दोनों का विकास तेजी से होता है। ठीक है, सही है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में कई उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं। इनमें से किन्हीं 4 परिवर्तनों के बारे में हमें विस्तार से बताइए। ठीक है, चलो करते हैं। 4 परिवर्तन के बारे में बताना है। पहला हमारा ऊंचाई और वजन में वृद्धि। हमारा ऊंचाई और वृद्धि के हमारे इसको उल्लेखनीय, हमारे इसको 4 जो होता है। पहला जो हमारा ऊंचाई और वजन में वृद्धि। ठीक है, तो किशोरावस्था के अंदर आप लिखो, किशोरावस्था के अंदर में बच्चे लड़कों का लड़की का ऊंचाई और वजन में क्या होता है, वृद्धि होता है, पहले ये लिखो। नेक्स्ट आप लिखो वयस्क आकार के हाथों और पैरों का विकास विकसित होना। ठीक है, वयस्क आकार के हाथों मतलब कि वयस्क मतलब बड़े बड़े आदमी के, ठीक है, बड़े आदमी जैसा हाथों का आकार, पैरों का आकार होना, ये लिखोगे। दूसरा आपका गोल और सुडोल कुल्हे और दुबले कुल्हे। ठीक है, तो ये आपके कुल्हे आपके बढ़ेंगे, हिप्स हिप्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात है, स्तन हो गया, मांसपेशी का विकास होता है इसमें। ये आप फिफ्थ आप लिखो जांघन और बगल में बाल का उगना। तो ये सब आपके परिवर्तन आपके होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप अच्छे करके लिख देना। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, फर्स्ट सीधे लिखोगे किशोर किशोर अवस्था के अंदर में लड़का लड़की में जांघन और बाल के अंदर में बगल में बाल उगना उगना होता है, बस इतना ऐसे करके लिख दोगे। ठीक है, चलो 27 का आपका खा हमारा खा है क्वेश्चन है।
14 वर्षीय रिया ने विभिन्न सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू किया है। ठीक है, ऐसे किन्हीं 4 परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, मतलब 14 वर्षीय हमारे रिया है, उसने क्या करा, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन, जो परिवर्तनों का अनुभव करना, मतलब कि जो उसके अंदर में सामाजिक और भावनात्मक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसका अनुभव कर रही है। ठीक है, अनुभव कर रहे हैं, देख एक्सपीरियंस ले रहे हैं भाई, अनुभव मतलब कि देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सामाजिक और भावनात्मक रूप से। तो उसको हमारे को, वही परिवर्तन के बारे में हमारे को विस्तार करना है, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं 14 वर्ष के आसपास में। ठीक है, तो पहला हमारा है मनोदशा में बदलाव। पहले में देख रहे हैं मनोदशा में बदलाव, इसका मूड में क्या हो रहा है ना, मूड के अंदर में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपको लिखा होगा तीव्र भावनाओं को महसूस करते हैं। ठीक है, तीव्र भावनाओं को महसूस करते हैं, मतलब कि अब जो 14 वर्ष के हो चुके हैं, तो ये भावनाओं को, हर एक फीलिंग्स को बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, हर एक फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तीसरा आप है आत्म जागरूक होना। ठीक है, खुद को लेकर के वह जागरूक होते हैं, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें जागरूक हो जाते हैं। चौथा होगा विद्रोही और आकस्मिक रवैया। ठीक है, विद्रोही और आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक रवैया, इसमें विद्रोही हो गया और आकस्मिक रवैया, जैसे कि इसमें कई सारी भावना, कुछ कुछ चीजों को लेकर के विद्रोही का भावना भी हो जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे कि कुछ गुस्सा उस्सा हो जाना, ऐसा गुस्सा हो जाना किसी से, या किसी से दुश्मनी हो, कुछ दिक्कत हो, ये सब। आगे फिफ्थ आप लिख सकते हो माता पिता या परिवार के साथ रिश्ते, मतलब माता पिता के साथ और प्यार और नफरत का रिश्ता साझा करते हैं। ठीक है, इस फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को साझा करते हैं माता पिता के साथ में। सिक्स आप लिख सकते हो दोस्तों को अधिक महत्व देते हैं, अपने परिवार की तुलना में दोस्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं। सिक्स सेवंथ आप लिख सकते हो समान और विपरीत लिंग के अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम की भावना, आकर्षण विकसित होना। तो ये सब परिवर्तन आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपको 4 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। भारत एक फैक्ट्री, ठीक है, भारत एक फैक्ट्री कर्मचारी है जो अपने पत्नी और किशोर बच्चों के साथ, किशोर, ठीक है, किशोर बच्चों के साथ रहता है। उसके परिवार के लिए आहार आयोजना, ठीक है, आयोजन करते समय आपको किन चार कारकों का विचार करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसका आहार आयोजन, ठीक है, आहार आयोजन करते समय पे हमारे को किन किन 4 विचारों का करना चाहिए। चलो करते हैं, किन किन। पहला तो हमारे को किन किन चीजों पे आहार आयोजन के 4 कारक, ठीक है, आहार आयोजना, ठीक है, सॉरी, आहार आयोजना के 4 कारक होते हैं, मतलब कि 4 मुद्दे होते हैं जिन पे बात करें। किसी भी व्यक्ति को आहार, किसी भी व्यक्ति के लिए आहार योजना, मतलब कि फूड प्लानिंग से, ठीक है, फूड प्लानिंग करने से पहले उनके जो 4 चीजें होता है जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, 4 कारक जो जो पहले तो उम्र, अलग अलग आयु वर्ग की पोषण संबंधित आवश्यकताएं क्या अलग अलग होती है, पहला ये कारक हो गया। दूसरा कारक क्या है आपका, लिंग, पुरुष की आहार संबंधित आवश्यकताएं महिलाओं की तुलना में अधिक होती हैं। पुरुष ज्यादा, मतलब कि क्रम क्या होता है, शारीरिक फिटनेस, सारे कार्य ज्यादा करते हैं। आपका होगा थर्ड हो गया जलवायु, गर्म मौसम में हल्का ठंडा ताजा भोजन पसंद किया जाता है, जबकि ठंडे मौसम में गर्म मसालेदार और ऊर्जा देने वाले भोजन पसंद किए जाते हैं। जलवायु के आधार पर हो गया, वहां का जलवायु कैसा है। फिर चौथा हम इसके बारे में बात करेंगे, व्यवसाय गतिविधि। गतिविधि क्या करते हैं, हल्के हल्के गतिविधि करते हैं, या मध्यम या भारी श्रमिकों की पोषण संबंधित जरूरतें अलग अलग होती है। बिल्कुल जैसे कि हमारे फैक्ट्री के अंदर में काम करता है, तो इनकी जो जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ऊर्जा की जो जरूरत है, उनका बहुत हाई लेवल का है, मतलब ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है उनको, तो उनके लिए उस हिसाब से। तो ये 4 कारक होते हैं जिससे हमारे किसी भी व्यक्ति को पहले पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में ये 4 कारक जाना जाता है, फिर जाकर उसके लिए फूड आयोजना बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट हो हमारा 29, आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय आप मनोवैज्ञानिक थकान का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन जा रहा है, इस थकान को कम करने के 2 तरीके सुझाइए। जैसे कि अभी आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ भी सेम चीज हो सकता है मन में। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, वीडियो पर लाइक नहीं आता, ठीक है, कभी कभार वीडियो पर व्यूज नहीं आते, ठीक है, कमेंट्स नहीं आते, चैनल पे बच्चे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं भी मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब कि मानसिक रूप से क्या होता हूँ, उदास हो जाता हूँ। फिर पता मैं क्या करता हूँ, फिर पता है, फिर पता मैं क्या देखता हूँ, फिर मैं जैसे कि मैं अपने मोटिवेशन के लिए पता मैं क्या करता हूँ, फिर मैं पता देखता हूँ कि मेरा जो चैनल है ना, चैनल को मैं अपना खोलता हूँ। ठीक है, जो चैनल का जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड, चैनल ने जो कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैंगे, ठीक है, चैनल का, मेरा पहला चैनल कहाँ पर था, फिर मेरा चैनल अब कहाँ पर आ गया हैगा, ठीक है, चैनल के जो ग्रोथ होता हैगा मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो उसको देख करके ना मेरे अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई मैं पहले कहाँ था, अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, और कितना आगे मैं बढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैंने क्या क्या अचीव किया है, कितने सारे बच्चों का प्यार आता है, कितने लाइक आते हैं, कितने कमेंट आ चुके हैं, अभी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पहले तो आया है ना बच्चों को प्यार। ठीक है, तो लाइक आया, सब्सक्राइब मिला, सब कुछ मिले हैं, तो इतना सब्सक्राइबर को देख करके, भाई इतने सारे अचीवमेंट को देख करके मैं क्या होता हूँ, मोटिवेटेड हो जाता हूँ।
ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जब आप क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे ये पहले सोचना है कि मैंने साल भर तैयारी की है, क्या मैं 2-4 एक थोड़ा दिन और कुछ दिनों की बात है, 15, 20, 25 दिन, 30 दिन में और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ नहीं सकता मैं? ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है? या आपने साल भर कुछ नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं है, अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, क्या मैं उस लास्ट के कुछ दिन में अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता मैं? खुद से बात करो, खुद से बोलो, ठीक है? और बात करते हैं जैसे कि अपने जैसे कि मम्मी-पापा को देख लो, मम्मी-पापा कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, ठीक है? तो वो इस चीज़ को देख कर के मम्मी-पापा जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मेहनत करें? ठीक है? आखिर हमारे को करना क्या है आगे? हमारे को कुछ बनना हैगा, ठीक है? अच्छे पैसे कमाने हैं, पापा-मम्मी को अच्छी तरह से रखना है, ये सब चीज़ें हो गया, तो ये सब कोई फीलिंग्स को लाओगे, ठीक है? और कुछ भी और एक और कुछ भी चीज़ नहीं भी आए ना दिमाग में, कुछ सब चीज़ को हटाओ, सब कुछ चीज़ें हटा दो। बस एक चीज़ ध्यान रखो जैसे कि हमारे को पहले तो सही सही या गलत का चुनना सीखो, सही या गलत को, ठीक है? 2 चीज़ हो जैसे कि कोई चीज़ गलत है, तो गलत है, कोई चीज़ सही है, तो सही है। जैसे कि आपको इस समय पे बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आपको पढ़ना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है कि गलत है? सही है ना? तो पढ़ो बस। उस सब चीज़ सब बहाने को साइड कर दो भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है बस। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना होता है, तो सब चीज़ को हटाओ यार थकान हो रही है थकान हो रही है कि मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा हैगा, कभी मन नहीं करता, कभी कुछ नहीं होता हैगा, ठीक है? तो इस सब चीज़ को मैं साइड करता हूँ भाई, जो मेरा काम है, जो मेरा कर्तव्य है, ठीक है? उसको मैं करता हूँ बस। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं पहले से थकान को कम करने के 2 तरीके। दूसरा आपका प्रभावी अध्ययन के लिए अनुकूल, ठीक है? अनुकूल वातावरण बनाने के 2 उपाय, ठीक है? चलो पहले कहते हैं इस थकान को कम करने के लिए 2 उपाय। ठीक है, चलो और बाकी इसके और पॉइंट्स है, कोई भी 4 पॉइंट्स कर लेने याद। तो मनोवैज्ञानिक थकान को कम करने के लिए पहला उचित स्थान अध्ययन, ठीक है? एक उचित अध्ययन स्थान बनाएँ, अच्छा-सा। मतलब कि वातावरण जहाँ पर अध्ययन करने का वातावरण बढ़िया हो। फिर ठीक है, उचित उपकरणों का उपयोग करें, उचित उपकरण जो भी आपका फ़ोन आपके पास है, फ़ोन बढ़िया होना चाहिए, लैपटॉप हो तो लैपटॉप है तो ठीक है, वरना तो लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती हैगी, ठीक है? और तीसरा आपका आएगा माहौल को खुशनुमा बनाएँ, माहौल को आस-पास के खुशनुमा बनाएँ, नियमित रूप से विश्राम करें, ब्रेक लें, ठीक है? विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। आगे संतुलित अध्ययन दिनचर्या बनाएँ, मतलब टाइम टेबल बनाएँ, कितना आपको कितना समय पढ़ना है, फिर कितना समय ब्रेक लेना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें आप करके 2 तरीके कोई भी 2 लिख सकते हो, 2 याद कर लेना। नेक्स्ट आपका प्रभावी अध्ययन के लिए अनुकूल, ठीक है? अनुकूल वातावरण के 2 तरीके। पहला एक शांत, अच्छी रोशनी वाली जगह चुनें। अध्ययन क्षेत्र को व्यवस्थित कर रखें, मतलब कि सही से हर एक वस्तु सही जगह पे है कि नहीं है। जो भी ज़रूरत की चीज़ है, वहाँ पर है कि नहीं ये चीज़। विकर्षणों को कम करें, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली जितनी भी चीज़ें सबको हटा दो, ठीक है? जैसे एक आरामदायक और तापमान निर्धारित करें जहाँ पर और ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पर ठंडा-वंडा जैसे कि अभी ठंडी का टाइम है, तो ऐसी जगह पे बैठो भाई जहाँ पे आपको ठंडी ज़्यादा ना लगता हो, खिड़की-विड़की के पास में मत बैठो, वरना तो वहाँ पे ज़्यादा हवा आएगा फिर हवा आएगा तो शरीर ठंडा होगा तो फिर ठंडा होने फिर आपको मन करेगा यार जाओ कंबल में जाकर के रज़ाई में जाकर के लेट जाता हूँ, ठीक है? आपको ऐसा मन करेगा, तो ये चीज़ है। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने किन्हीं 4 परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनके तहत हमारा एफएसएसएआई किसी खाद्य विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर सकता है, ठीक है? तो ये करते हैं, चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के आंसर का लिख-लिख के प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन का कर लेना, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ के आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 2 मार्क्स 3, 4, 5 सबका लिख-लिख के प्रैक्टिस जरूर करना और जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ 100% गारंटी है उसी में से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? चलो करते हैं। तो पहला आएगा यदि देखो पहला हमारा ऑप्शन है, इसमें कई सारे ऑप्शन है। पहला यदि भोजन में किसी खाद्य परीक्षक या संदूषक या भारी धातु या कीटनाशकों के अवशेषों की अधिकता मतलब कि ये सब पाया जाए, खाद्य मतलब कि खाद्य के अंदर में ये सब चीजें पाया जाए तो लाइसेंस रद्द किसी भी रद्द कर सकता है। किसी भी संशोधित भोजन की बिक्री संशोधित मतलब बेकार भोजन की बिक्री कर रहे हो उसको भी रद्द कर सकता है। किसी भी असुरक्षित घटिया भोजन का आयात करना उस पे रद्द किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि बिना लेवल के कोई भी ब्रांड ठीक है पैकेट खाद्य उत्पाद बेचना बिना लेवल के मतलब बिना ब्रांड के उसमें न्यूट्रिशन ना लिखा हुआ होना उसको रद्द कर सकता है। तो फिफ्थ आपका उत्पाद के बारे में गलत और भ्रामक प्रस्तुतिकरण देना ये भी कर सकता है और यदि लेवल में कोई गलत या भ्रामक दावा है तो भी रद्द कर सकता है। ये 6 चीजें है तो कोई भी 4 याद करना है आपको इसको लिखना है। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुक जाते हैं। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 का है साबुन का चयन करते समय किन 2 बातों का विचार किया जाना चाहिए। ठीक है आपके जो देखो होम साइंस जो क्वेश्चन है ना होम साइंस का आसान रहेगा। कुछ चीजें मतलब मैं बोलता हूँ ना 80% क्या 80% नहीं 90% के आसपास में इजी है। 90% के आसपास में जो घरेलू चीज है ना वो सब चीज है। 90% के आसपास में इजी है। कुछ 10% है ना कुछ थोड़ा सा मुश्किल है बस।
ठीक है, 10% भी नहीं बोलूंगा मैं, लगभग 95% इजी है, और 5% कुछ ही कुछ थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, बस थोड़ा सा कुछ 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 जो कीवर्ड्स आ जाते हैं जो आपको समझ में ना आए उस चीज को लेकर। साबुन का चयन करते समय पे हमारा पानी में, देखो पानी में आसानी से घुलनशील होना चाहिए, पहले जांच करें। कठोर लेकिन बहुत कठोर या मुलायम नहीं होना चाहिए, स्टार्च से मुक्त होना चाहिए और क्षार से मुक्त होना चाहिए। तो इन सब चीजों का हम चयन करेंगे देख करके। नेक्स्ट सेकंड का, इसका हमारा का आंसर लिखना है, सेकंड का आएगा। देखो साबुन की तुलना में डिटर्जेंट की 3 फायदे बात करना है, ठीक है चलो करते हैं। तो जो हमारा डिटर्जेंट होता है ना, वह गर्म पानी, गर्म ठंडे पानी दोनों में घुल जाता है। कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के जल में घुल जाते हैं, और मैंने खारा हो गया मीठा पानी, और खुशबूदार होते हैं। कपड़े धोने के बाद चमकदार होते हैं, कपड़े धोने के बाद, कपड़े जो होते हैं धोने के बाद चमकदार हो जाते हैं। और नालियां बंद नहीं होती है कि डिटर्जेंट से हमारे नालियां बंद नहीं होती, ये सब फायदे होते हैं। चलो, तो ये 3 फायदे लिखने थे। आगे बढ़ते हैं, 33 का हमारा खा लिखते हैं। किन 2 बातों से धब्बों की पहचान की जा सकती है? धब्बे हटाने के लिए किन्हीं कोई भी 3 तरीके हमारे को करना है, चलो करते हैं। हाँ 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 हाँ। पहले धब्बे की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि रूप को देख करके, गंध से, सूंघ करके, ठीक है, महसूस स्पर्श करके, ये सब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका खा का। एक सेकंड जाना, ये देखो, बाकी खा का जो आंसर है इसमें मैंने लिख रखा है, ये देखो। तो पहचान तो हम इससे जाके कर सकते हैं। बाकी 3 जो हमारे को उपाय करने थे दाग को हटाने के लिए, उसे डिटर्जेंट से धोना, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, एक सेकंड सॉरी, डिटर्जेंट से हम उसको धोएंगे। दूसरा हम कर सकते हैं कपड़े को लंबे समय के लिए पानी में छोड़ देना, फिर रगड़ना, फिर धोना, लंबे समय के लिए भिगो देना। तीसरा हम कर सकते हैं तेल या ग्रीस हो गया या मोम जैसे दागों, ठीक है, दागों को गर्म पानी के साथ हैवी ड्यूटी डिटर्जेंट का उपयोग करके हटाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरह से हम अपने दागों को हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा पड़ा है, बस यही है। देखो, त्योहार के दिनों में खाना पकाने के लिए एक लोकप्रिय ब्रांड के तेल का स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, वो भी त्योहार के दिन पे अपना स्टॉक खत्म कर दिया उसने, ठीक है, घोषित कर दिया गया है कि हालांकि कुछ दिनों के बाद, ठीक है, और घोषित कर दिया गया था, ठीक है, हालांकि कुछ दिनों के बाद वही तेल उपलब्ध था, लेकिन बहुत अधिक कीमत पर बेचा गया, ठीक है। पहला का, इस स्थिति में कौन सी कुचाल स्पष्ट है, कौन सा वह तकनीक अपना रहा है उसके बारे में बताना है। दूसरा, ठीक है, उच्च मांग अवधि के दौरान उपभोक्ता ऐसी कुचालों से खुद को कैसे बचा सकते हैं, और इसके 2 तरीके बताइए। तीसरा, त्योहार के दिनों में उपभोक्ताओं द्वारा सामने की जाने वाली कोई अन्य दो कुचालों की बात करना है, चलो करते हैं। पहला तो हमारा क्या, इस स्थिति में स्पष्ट जो कुचाल है क्या आएगा, सामान की उपलब्धता है भाई, फिर भी वो दे नहीं रहा है। कृत्रिम कमी, ठीक है, कृत्रिम कमी मतलब खुद से ही बनावटी क्या कर रहा है, बनावटी बोल रहा है कि भाई मेरा शो खत्म हो गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी करना, ठीक है, अधिक पैसा कमाना, कालाबाजारी कर रहा है भाई, अधिक पैसे कमाने के लिए महंगे रेट पे बेच रहा है, ये सब चीजें। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा हमारा उच्च मांग अवधि के दौरान उपभोक्ता निम्न 2 तरीकों से ऐसे कुचालों से खुद को संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। पहला है विश्वसनीय या विनियमित खुदरा विक्रेता से खरीदे सामान को। खरीदारी, ठीक है, मतलब जो भी सही से बेचने वाला हो, रेगुलर जो सही से बेचता हो, ठीक है, इस तरह के कुचाल को ना अपनाता हो। तीसरा, खरीदारी से पहले से योजना बनाना, बाजार का सर्वेक्षण करना, कीमतों की तुलना करना, ये सब चीजें। नेक्स्ट हमारा है त्योहार के दिन उपभोक्ताओं को द्वारा सामने की जाने वाली 2 कुचालों का। पहला हमारा ये 4 लिखे पड़े हैं। कीमतों में बदलाव, त्योहार के दौरान बढ़ती मांग का फायदा उठाते हुए खुदरा विक्रेता कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। कीमतों में बदलाव, 2 कुचाल, तो हमारे को कुचाल लिखना है, 2 लिखना है। मिलावट हो गया, और दोषपूर्ण बाट हो गया, घटिया उत्पाद हो गया। जैसे मिलावट में त्योहार के मौसम में अक्सर मिलावटी मिठाइयों, तेल, मसालों की बिक्री में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि विक्रेता अधिकतम लाभ कमाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो। ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने कराएंगे, आंसर आपको कराया, सब इजी बहुत सो इजी है, सब आपके दिमाग में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको याद करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगा, आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ बस, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका होम साइंस का सेट पेपर 1, मतलब कि क्वेश्चन पेपर संख्या 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके आगे भी आपके पास में कम से कम मैं 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपके स्टूडेंट का कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना, 70 में से 70 मार्क्स आपके मैं गारंटी देता हूँ, 70 में से 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे।
बस जो जो मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा उसके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख लिख करके, क्वेश्चन के आंसर को लिख लिख करके हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएगा, आप 70 में से 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। मैं लिख करके गारंटी देता हूँ। अगर नहीं आए ना फिर मुझसे बोलना, ठीक है? नहीं आएगा ना तो मैं अगले साल ना जो ये सब्जेक्ट है ना, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड में एक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है? अब मेरे लिए वीडियो ना बनाना मेरे लिए, देख लो, मेरे लिए नुकसान की बात है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वाले वो जाते जाते इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक प्लीज करना। ये वाला वीडियो आप सब स्टूडेंट को पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपके लिए मैं बना के दे देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट तो होता है का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए मैं डायरेक्ट आपके आते हैं वह सब कराता हूँ मैं आपको। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। तो चलो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।